पिछले 4 सालों में पाकिस्तान में सैलरीड क्लास टैक्स का बोझ तकरीबन 3 गुना बढ़ चुका है। इस साल जुलाई से सितंबर के दौरान तनख्वाहदार तबके ने कौमी खजाने में 130 अरब रुपए टैक्स जमा कराया, जो मुल्क भर के लाखों रिटेलर्स, होलसेलर्स, एक्सपोर्टर्स और रियल एस्टेट बिजनेस की मजमूई टैक्स अदायगी के बराबर है। इस साल सैलरीड क्लास से जमा होने वाला इनकम टैक्स 700 बिलियन तक पहुंच सकता है। गोया हम कह सकते हैं कि टैक्स टू जीडीपी 10.33% तक पहुंचना एफबीआर का कारनामा नहीं, बल्कि इस सैलरीड क्लास की खामोश कुर्बानी का नतीजा है। उन पर छुरी चली है और उसके नतीजे में ये नंबर्स बढ़े हैं। तनख्वाहदार का जो मैक्सिमम रेट है वो 38.5% है। यानी अगर वो लाख रुपए कमा रहा है तो इसका मतलब तकरीबन 40,000 के करीब टैक्स देकर 60,000 रुपए वो घर वो 60,000 लेके घर जाता वो 60% घर लेके जाता है, फिर 18% सेल्स टैक्स दे देता है। यानी उसकी जो कुव्वत खरीद है वो तो खत्म ही होती चली जा रही है। इससे पहले कि आप ऑफिस से निकले आपकी 40% तनख्वाह टैक्स में चली गई, उसके एवज रियासत ने और हुकूमत ने आपको क्या सर्विसेज फराहम की हैं? नील बटा सन्नाटा, यानी मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। इस वक्त जो मुल्क में अगर बादशाह है तो वो नॉन टैक्स पेयर है। ना उसका ऑडिट होता है, ना उसको कोई बैंक अकाउंट सीज होता है, ना उस पर कोई पेनल्टी लगती है, ना उस पर कोई डिफॉल्ट सरचार्ज लगता ना है, नोटिस आता ना है, उसको कोई नोटिस आता है, ना फोन पे मैसेज आता ना है, फोन पे मैसेज आता है। तो नॉन फाइलर क्या चैंपियन है इस मुल्क में या फाइलर चैंपियन है? होना तो फाइलर को चैंपियन चाहिए। फ्रॉड हुआ, 238 अरब रुपए का रेवेन्यू लॉस है इसमें। एक एफबीआर के ग्रेड 17 के ऑफिसर को घर भेजा गया है उसके जवाब में। उसके ऊपर कितने लोगों को ये क्या सिस्टम में एक अकेले आदमी की इतनी सकत थी कि वो 238 अरब रुपए का मुमकिन नहीं है ना। कोल्यूजन, फ्रॉड जब भी होता है वो कोल्यूजन के साथ होता है। 6 महीने से साल लग जाता है सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन नहीं होती। ओह माय गॉड। ये मैं सिस्टम में आना चाह रहा हूँ, टैक्स देना चाह रहा हूँ। अगर मुझे रजिस्ट्रेशन करानी है सेल्स तो टैक्स की कई महीने पापड़ बेलने पड़ेंगे कामरान साहब, पापड़ बेलने पड़ेंगे। न जाने क्यों ऐसा लगता है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी एफबीआर टैक्स नेट बढ़ाने, यानी कि वो लोग जो टैक्स नहीं देते उनको टैक्स नेट में लाने के बजाय शोशे छोड़ने में माहिर हो गए हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ शोशे छोड़ने में माहिर हो गए हैं और वो शोशे क्या हैं वो भी मैं आपके सामने आगे चल के रखूंगा। चेयरमैन एफबीआर राशिद महमूद लंगड़ियाल ने वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक और IMF को भी शजदर किया जब गुज़िश्ता हफ्ते उन्होंने एफबीआर की परफॉर्मेंस ग्लोबल केस स्टडी के तौर पर ऐसे पेश की गोया पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम में एक इनकलाब बपा हुआ है। एफबीआर की जानिब से दावा है कि 2023-24 में पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी 8.83% था, जो पिछले साल बढ़ के अब 10.33% हो गया है और इससे टैक्स वसूली का 23 ईयर ओल्ड रिकॉर्ड टूट गया है और ये एफबीआर की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। एफबीआर रेवेन्यू टू जीडीपी रेशियो जो है पिछले साल जून में हम 8.8 पे खड़े थे और इस दफा हम 10.2 पे खड़े हैं। तो दिस इज अ मेजर शिफ्ट। अगर 2015-16 से आप लें और ऑनवर्ड्स देखें तो इट हैज नेवर बीन दिस हाई। बट नॉट ओनली दैट, ये किसी एक साल में 1.4 परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज जो है ये अनप्रेसिडेंटेड है। बहरहाल एफबीआर ने कामयाबी के झंडे गाड़ने का दावा तो किया, मगर ये एफबीआर नहीं बता सकी कि ये रिकॉर्ड कामयाबी इस निज़ाम में नेट टैक्स दहिंदगान लाने से नहीं, बल्कि पहले से टैक्स देने वाले और ख़ास तौर पे तनख्वाहदार सैलरीड पाकिस्तानियों को निचोड़ने, उनको क्रश करने से हासिल हुई है। नए टैक्स देने वाले नहीं आए हैं। जी हाँ, पिछले 4 सालों में पाकिस्तान में सैलरीड क्लास यानी कि हम जैसे तनख्वाहदार तबका, वो आम पाकिस्तानी जो कि तनख्वाह पे गुजारा करता है, उसका टैक्स का बोझ तकरीबन 3 गुना बढ़ चुका है। टैक्स ईयर 2022 में तनख्वाहदार तबका यानी कि सैलरीड क्लास 189 बिलियन रुपीस उन्होंने टैक्स दिया था। गुज़िश्ता साल ये रकम बढ़ के 553 बिलियन रुपीस हो गई और एक मोहतात अंदाज़ा है कि इस साल सैलरीड क्लास से जमा होने वाला इनकम टैक्स 700 बिलियन तक पहुंच सकता है। इस साल जुलाई से सितंबर के दौरान तनख्वाहदार तबके ने कौमी खजाने में 130 अरब रुपए टैक्स जमा कराया, जो मुल्क भर के लाखों रिटेलर्स, पूरे पाकिस्तान के रिटेलर्स, होलसेलर्स, एक्सपोर्टर्स और रियल एस्टेट बिजनेस की मजमूई टैक्स अदायगी के बराबर है। ये बेचारे हमारे सैलरीड क्लास के लोग। गुज़िश्ता 3 महीने में प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर 60 बिलियन रुपीस, एक्सपोर्टर्स ने 45 बिलियन रुपीस, होलसेलर्स ने
14 बिलियन रुपीस और रिटेलर्स ने 11 बिलियन रुपीस का टैक्स दिया। गोया रिटेलर्स, होलसेलर्स, एक्सपोर्टर्स और रियल एस्टेट बिजनेस से भी हुकूमत को 130 बिलियन रुपीस का इनकम टैक्स मिला, जबकि सैलरीड क्लास का तो तनख्वाह मिलने से पहले ही 130 बिलियन रुपीस का इनकम टैक्स इस पीरियड के अंदर काट लिया गया। बेशक IMF की बुनियादी शर्त यह है, पाकिस्तान की मईशत की भी सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि टैक्स आमदन बढ़े, टैक्स देने के काबिल हर सेक्टर को टैक्स नेट में लाया जाए। लेकिन हुकूमत पहली फुर्सत में सैलरीड क्लास की तनख्वाहों पर छुरी चलाती है। तनख्वाहदार तबके में भी सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी के शिकार अपर टैक्स स्लैब यानी 35% टैक्स देने वाले हैं। 1/3 उनकी तनख्वाह जो है वो इनकम टैक्स में चली जाती है और इस स्लैब में पहले 6,25,000 रुपये तनख्वाह लेने वाले शामिल होते थे, एक अपर मिडिल क्लास कह लीजिए। लेकिन 2025 के बजट में 3,40,000 रुपये सैलरी वालों को भी 35% इनकम टैक्स वाले स्लैब में शामिल कर दिया गया। इस पॉलिसी से सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता प्रोफेशनल मुतासर हुए। उनकी तनख्वाह का तकरीबन आधा हिस्सा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में ख़त्म हो गया। यही पाकिस्तान के तालीम याफ्ता, हुनरमंद लोग, स्किल लोग, इनकी बैरूनी मुल्क मुंतकिली की एक बहुत बड़ी वजह है। ढेर के ढेर लोग जो हैं वो पाकिस्तान से मुंतकिल हो गए। आपके इल्म है, 1.5 घंटे की फ़्लाइट है, आप दुबई जाइए, वहाँ 0 इनकम टैक्स है आप पर, कॉर्पोरेट टैक्स आप पे 9% है। 1.5 घंटे की फ़्लाइट में आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। यहाँ पे आपको आधी तनख्वाह टैक्स में देनी पड़ेगी। वही हम कह सकते हैं कि टैक्स टू GDP 10.33% तक पहुँचना FBR का कारनामा नहीं, बल्कि इस सैलरीड क्लास की खामोश कुर्बानी का नतीजा है। उन पर छुरी चली है और उसके नतीजे में ये नंबर्स पड़े हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि FBR पर टैक्स रेट बढ़ाने के बजाय कहानियाँ बनाने और शोशे छोड़ने का मैंने इल्ज़ाम क्यों लगाया शुरू में। उसका जवाब है, असल इशूज़ और नाकामी से तवज्जो हटाने के लिए कलाबाजियों की एक तवील फहरिस्त है जो कि हमें FBR से मिलती है। वो क्या है? मिसाल के तौर पे कभी टैक्स केसेस में फंसे 2,700 अरब रुपए की रिकवरी का ख्वाब दिखाया जाता है। अदालतों से 2,700 अरब रुपए रिकवर करने शुरू हो गए। कभी नादरा और बैंक से डेटा के जरिए एक्शन से अवाम को डराया जाता है। कभी बिजली और गैस के कनेक्शन काटने की धमकियां सामने आती हैं। कभी टेलीकॉम कंपनीज को नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम बंद करने का हुक्म मिलता है। आपने अक्सर सुना होगा, अब आपकी सिम बंद होने वाली है। कभी ताजिर दोस्त स्कीम की एप्लीकेशन लॉन्च हो जाती है। कभी लार्ज स्केल पर पॉइंट ऑफ सेल्स लगाने का दावा किया जाता है। कभी ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का ऐलान होता है। कभी FBR में कस्टम्स और इनलैंड रेवेन्यू के डिपार्टमेंट अलग करने का ऐलान होता है। कभी बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की फंडिंग से FBR में ओवरहॉलिंग की बात होती है। कभी McKinsey आ जाती है। कभी McKinsey के जरिए ऑडिट कराने और नया सिस्टम लॉन्च करने की बात हो जाती है। कभी काली भेड़ों से इदारे की प्यूरिफिकेशन के नाम पर ग्रेड 20 और 24 के ऑफिस की ट्रांसफर और पोस्टिंग हो जाती है। FBR का और नादरा का डेटा जो है वो शेयर होना शुरू हो गया। बिल्कुल हो गया। क्यों? लोग टैक्स नहीं दे रहे। हमारे पास आप सब लोगों के डेटा आ गया। नया कानून नाफिज हो चुका है। इसके तहत हम टेलीफोन की सिम ब्लॉक कर पाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी के और यूटिलिटीज भी डिस्कनेक्ट करवा पाएंगे। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हम ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लेके आ रहे हैं। For documenting economy at micro and retail level, the point of sales or the POS system has been introduced. Separation of customs from FBR ताकि वो ट्रेड फैसिलिटेशन और बॉर्डर कंट्रोल्स पे ज़्यादा ध्यान दे। बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से ग्रांट असिस्टेंस मिली है और ये पहली ग्रांट असिस्टेंस होगी जो कि टैक्स पेयर्स को नेट में लाने के लिए हम उनसे ले रहे हैं। FBR की 100% डिजिटाइजेशन का अमल वो तेजी के साथ शुरू हो जाएगा। कंसल्टेंट्स की बिड्स आ जाएंगे, वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट्स। ये हैं वो शोशे और कलाबाजियां जो कि आप अक्सर सुनते रहते हैं, कभी ये तो कभी वो। दरअसल FBR की यही वो परफॉर्मेंस है जिसकी वजह से FBR पर टैक्स नेट बढ़ाने के बजाय शोशे छोड़ने में महारत का इल्ज़ाम लगता है। अब एक बार फिर सैलरीड क्लासेस, वही सैलरीड क्लास का भारी बोझ डालने पर FBR ने अपनी कारकर्दगी को बेहतरीन करार देके एक नई कहानी और एक नया शोशा छोड़ा है। हकीकत तो यह है कि FBR को इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक 200 बिलियन रुपीस के टैक्स फॉल का सामना है, कमी है। ये वो कैफियत है जिस पर बात करने के लिए मैंने दावत दी है पाकिस्तान के बहुत ही मुस्तनद सीनियर टैक्स एडवाइज़र है, कराची टैक्स बार एसोसिएशन के साबिक सदर भी हैं, मतलब ज़ीशान मर्चेंट हमारे साथ मौजूद। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान मर्चेंट साहब, आपने ये पूरी कहानी सुन ली। यानी कि पाकिस्तान का जो टैक्स का निज़ाम है, जो टैक्स आमदन का निज़ाम है, जो 25 करोड़ के लोगों पे मुश्तमिल है, 25 करोड़ लोग हैं, इतनी बड़ी मईशत है, इतना बड़ा निज़ाम है, इतना बड़ा कारोबार है,
اس کا سب سے بڑا ستون وہ تنخواہ دار طبقہ ہے پاکستان کا، ایک عام آدمی جو ہے جس کی تنخواہ سے اس کے فوری طور پہ ٹیکس کٹ جاتا ہے اور وہ اس خزانے کے اندر شامل ہو جاتا ہے. وہ ایکسپورٹر سے بھی زیادہ ہے، وہ ریٹیلر سے بھی زیادہ ہے، وہ ہول سیلر سے بھی زیادہ ہے، وہ کاروباری طبقے سے بھی زیادہ ہے. یعنی کہ یہ پورا نظام جو ہے یہ بیچارے یہ غریب تنخواہ دار یا عام تنخواہ دار لوگ جو ہیں وہ چلا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران صاحب، آپ نے بہت ہی زبردست آپ نے بات کی ہے، اور جو سیلری ٹیکس پیئر کی دل کی آواز ہے اس وقت آپ نے اس کی ترجمانی کر دی. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ میں یہ اگر کہوں کہ جس کی اگر تنخواہ بڑھ رہی ہے تو اس کا ٹیک ہوم کم ہوتا چلا جا رہا ہے. جتنی تنخواہ بڑھتی جائے گی ٹیک ہوم کم ہوتا چلا جائے گا. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس کی تنخواہ بڑھتی ہے بہتری آئے اس گی، کو تھوڑا سا سکون ملتا ہے کہ شاید اب میں جو ہے میرے پاس اسپینڈنگ پاور تھوڑی سی بڑھ جائے. لیکن یہاں تو الٹ ہو گیا. آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت تنخواہ دار کا جو میکسیمم ریٹ ہے وہ ہے 35%. اس کے اوپر 10% جو ہے اس کو سرچارج دینا ہے. یعنی اس کی جو ایفیکٹو 9% سرچارج دینا ہے. ایفیکٹو جو اس کا ٹیکس ریٹ ہے وہ 38.5% ہے. یعنی اگر وہ ₹1,00,000 کما رہا ہے تو اس کا مطلب تقریباً 40,000 کے قریب ٹیکس دے کر 60,000 روپے گھر وہ 60,000 لے کے گھر وہ 60,000 روپے لے کے جائے گا. تو کویسچن یہ ہے کہ آپ جی ڈی پی بڑھا، ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھانا ہے، اس کو 40 کی جگہ 50% کر دیجئے. جیسے انڈیویجول اور اے او پی کا ٹیکس ریٹ ہے اس وقت 50 کی جگہ 60% کر دیجئے تو ریونیو تو کلیکٹ ہو جائے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ ایکوٹیبل ٹیکسیشن ہے، کیا یہ جسٹیفائڈ ٹیکسیشن ہے، کیا یہ اکارڈنگ ٹو انکم ارننگ ٹیکسیشن ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تو کیا یہ جو ٹیکسیشن ہے جو میں آپ کی تنخواہ سے 40% ایز اے ریاست کاٹ رہا ہوں، آپ اس سے پہلے کہ آپ آفس سے نکلیں آپ کی 40% تنخواہ ٹیکس میں چلی گئی، وہ آپ نے دی ہے. اس کے ایوز ریاست نے اور حکومت نے آپ کو کیا سروسز فراہم کی ہیں؟ آپ کو سیدھی روڈ دی ہے، آپ کو پانی کی فراوانی دی ہے، آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ بہترین دیا ہے، آپ کو انصاف دیا ہے، آپ کو پولیس کی حفاظت سیکیورٹی ملی ہے. کیا ملا ہے اس کے عوض اگر وہ مانگے تو؟ نل بٹا سناٹا. یعنی مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا. مسئلہ یہ ہے کہ پانی بھی خریدنا ہے، سیکیورٹی بھی خریدنی ہے، تعلیم بھی خود کرانی ہے بچوں کی، ہاسپٹلائزیشن بھی خود کرانی ہے بچوں کی، اور جنریٹر لگانا ہے تاکہ بجلی ملتی رہے. اب پیٹرول بڑھتا ہے تو بڑھتا رہے، ہمیں تو پیٹرول میں بھی ٹیکس دینا ہے، پیٹرول میں بھی لیویز دینی ہے. تو ہمیں تو ہر جگہ سے سیلری ٹیکس پیئر کو اور ایک عام آدمی کو بھی ماری پڑ رہی ہے نا. وہ 60% گھر لے کے جاتا ہے، پھر 18% سیلز ٹیکس دے دیتا ہے. جو چیزیں خرید رہا ہے اس پہ بھی دے رہا ہے، سیلز ٹیکس بھی تو لگ رہا ہے نا. تو اس کے پاس تو خرچے، یعنی اس کی جو قوت خرید ہے وہ تو بالکل ختم ہی ہوتی چلی جا رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کا اینڈ کیا ہے، یہ آپ اور میں مل کے تلاش کر لیں تو کچھ سمجھ میں آئے، لیکن مجھے تو کوئی اینڈ سمجھ نہیں آ رہا ہے. تو یہ جو ہمارا پورا نظام ہے ایف بی آر کا، اس پر جتنی بھی لان تان ہو، ظاہر ہے کہ لان تان کا ہی لفظ ہے، کھلے عام یہی بات ہوتی ہے، خود حکومت کے لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، پرائم منسٹر خود 10 بار بات کر چکے ہیں، سب یہ ہے. تو یہ بتائیں کہ اس میں مثال کے طور پہ اگر ہم گزشتہ چند سال دیکھ لیں یا 2-3 سال کی اگر ہم رکھیں کہ کتنی آمدن جو ٹیکس آمدن ہے وہ ہے کہ جو کہ فریش آپ نے اس نیٹ ورک میں، جو ٹیکس کا نیٹ ورک ہے گزشتہ سالوں کا، اس میں ایڈ ہوئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے فائلر نہیں تھے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ریٹرنز فائل نہیں کیے، یا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گروسلی انڈر رپورٹ کیا اپنے آپ کو، اور یہ وہ لوگ ہیں. تو وہ ہم نے پکڑ لیے، اور یہ وہ شعبہ ہے جو کہ بڑی حد تک ٹیکس نیٹ میں تھا ہی نہیں، اس کو ہم نے ایک ہول سیلرز ہیں، ریٹیلرز ہیں، آڑتی ہیں، یہ دیکھیں ان کے بارے نیارے ہم نے اس دفعہ ان کو پکڑ لیا. وہ کتنا ایسا ہے اور کتنا وہ ہے کہ جو کہ روٹین میں ایف بی آر کے خزانے میں ریونیو کی آمدنی میں آتا ہے، جو کہ آٹومیٹک آتا ہے، جس میں کہ اگر ادارہ نہ بھی ہو تو وہ آتا رہے گا. اور کتنا وہ ہے جو کہ محنت سے یا انیشیٹو سے یا نئی پروڈکٹ سے یا نئی محنت سے
وہ ایڈ ہوا, اس کی ہمارے پاس کچھ دیکھیں ایسا کوئی ڈیٹا ایزیلی اویلیبل نہیں ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں جیسے ابھی ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ شائع ہوئی تو اس میں یہ پتہ چلا کہ پچھلے سال تقریباً 8.7 ملین لوگوں نے ٹیکس ریٹرن فائل کر دیا ٹوٹل پاکستان میں 8.7 ملین لوگوں نے فائل کیا. اب یہ الگ بات ہے کہ اس نے صرف ریٹرن فائل کیا, اس کے اندر کیا ہے, زیرو ریٹرن کیا تو وہ بھی شامل ہے اس میں. اب سوال یہ ہے کہ ایف بی آر کوئی ایسا ڈیٹا یا ایسے کوئی انالیٹکس پبلش ہی نہیں کرتا کہ جتنے نئے ٹیکس پیئر سسٹم میں آئے ہیں تو ان سے کتنا ٹیکس ریسیو ہوا, ایسا تو کوئی ڈیٹا پبلش نہیں ہوتا کہ نئے فائلر یہ ہے. اور یہ میرا اور آپ کا ایک گیس ہے کہ بھائی اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی اس سے پچھلے سال سے 6 ملین یا 6.5 ملین لوگوں نے فائل کیا تو اب 20 لاکھ بڑھ گئے یا 7 ملین لوگوں نے فائل کیا. کویسچن یہ کہ یہ فائلر کوئی کیوں بنتا ہے, تاکہ اس کا ایکسٹرا ٹیکس جو ڈبل ٹیکس ہے وہ کٹنا بند ہو جائے. جن کو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ضعیف ہیں, جن کو ادروائز فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ان کے بینک پروفٹ پہ 35% ٹیکس کٹ رہا ہے تو وہ بائی فورس فائلر بن رہے ہیں. تو یہ وہ بھی اس میں 87 لاکھ لوگوں میں یہ سب شامل ہے. ایسا کوئی انالیسس ایف بی آر پبلش نہیں کرتا کہ ڈیٹا نہیں ہے ہمارے پاس, انالیٹکس نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایف بی آر اپنا جاب خود کر رہا ہے یا ایف بی آر کی جاب میں میں اور آپ شامل ہیں. ٹھیک ہے یہ کہ ہر وہ بندہ جو ود ہولڈنگ ایجنٹ ہے وہ ہر ایک کا ٹیکس کاٹتا ہے. ود ہولڈنگ ایجنٹ جس کی 100 ملین سے زیادہ کی سیل ہے وہ ود ہولڈنگ ایجنٹ بائی لا بن گیا. جو سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ ہے اور 100 ملین سے زیادہ کی سیل ہے وہ بائی لا بن گیا. جو تنخواہ دے رہا ہے 60,000 روپے سے زیادہ 50,000 روپے سے زیادہ کی وہ ود ہولڈنگ ایجنٹ بن گیا. تو یہ سارے وہ ود ہولڈنگ ایجنٹس ہیں جو ایف بی آر کے لیے ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں اور ٹیکس کلیکٹ کر کے ایف بی آر کی کٹی میں جمع کراتے ہیں. اب یہ ٹیکس جب بھی کلیکٹ ہوتا ہے اس میں ایف بی آر کی جیب سے 1 روپیہ نہیں لگتا ہے, کوئی اس کے ملازم کی کوئی نہیں ہے, ٹیکنالوجی شامل. ابھی یہ وہ ہے کہ جو میرے اور آپ کے آفیسز میں پوری ایک ٹیم ہوتی ہے جس کا کام صرف ود ہولڈنگ کرنا ہوتا ہے. اچھا اب ود ہولڈنگ ہو گئی, یہ ایک طریقے ایک ٹیکس یہ آ گیا. پھر ایک ہم ہر کوارٹرلی ایڈوانس ٹیکس پے کرتے ہیں. ایف بی آر نے ایک لا وضع کیا ہوا ہے آج سے نہیں ہمیشہ سے کہ جس کی 10 لاکھ روپے سے زیادہ انکم ہے اسے ٹیکس ایڈوانس میں دینا 4 انسٹالمنٹس میں. تو ایک وہ پورشن ہو گیا جو 4 انسٹالمنٹس میں گورنمنٹ کے پاس آتا ہے. پھر ایک ایٹ دا ٹائم آف ریٹرن فائلنگ ٹیکس پیئر اگین خود ٹیکس جمع کراتا ہے, اپنی انکم پہ ٹیکس کمپیوٹ کرتا ہے, جو ٹیکسز ایڈجسٹ ہوئے ہوتے ہیں وہ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنی وہ ریٹرن جمع کرا دیتا ہے. میں نے ایف بی آر کی ایئر بک جو پچھلے سال کی ہے 2023-24 اس کا تھوڑا سا جب موازنہ کیا تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ ایڈوانس ٹیکس, یہ ود ہولڈنگ ٹیکس اور یہ خود سے ریٹرن کی بیسس پہ جمع کرایا ہوا ٹیکس تقریباً ایف بی آر کی جو ٹوٹل ٹیکس اس میں جی ایس ٹی شامل ہے, جی ایس ٹی بھی شامل ہے کیونکہ وہ بھی ود ہولڈ ہو رہا ہے. تو یہ تقریباً ایف بی آر کے ٹیکس کا 97% بنتا ہے. یعنی ایف بی آر کو جو 11,000 ارب جو ٹیکس ریونیو کلیکٹ ہوا پچھلے سال 2023-24 میں اس میں سے 97% جو ہے ایف بی آر نے خود کلیکٹ نہیں کیا ہے. یہ وہ سسٹم ہے جس میں جو آٹومیٹک آتا رہا. ہاں وہ ایف بی آر والے فون کر کے ضرور ریمائنڈ کراتے رہے کہ یہ تمہارے ایڈوانس ٹیکس کی انسٹالمنٹ ہے وہ جمع کرا دو. اور اس کے علاوہ جو ایف بی آر نے خود ٹیکس لگایا اور ریکور کیا اور جو پچھلا لگا ہوا ٹیکس ریکور کیا وہ ٹوٹل ریونیو کا 3% ہے. یہ ایف بی آر کی ایئر بک بتا رہی ہے, یہ میں نہیں بتا رہا. تو وہ جو ایڈیشن ہے یا وہ جو ایکچوئل محنت یا انیشیٹو یا ایفرٹ یا نئی پروڈکٹ یا کچھ کر کے یا نئے ٹیکس میں آئے تو وہ 3% سے زیادہ نہیں ہے. 3% ہے. ایسا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا فوکس کریکٹ نہیں ہے. ایف بی آر کی جو ٹیمز ہیں ان کا کام ہونا چاہیے انفورسمنٹ کرنا اور براڈننگ آف ٹیکس بیس کرنا. ایف بی آر کی ٹیمز کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے ان لوگوں کو سسٹم میں لیں, ان کاروباروں کو سسٹم میں لے کے آئیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں. یہاں تو ہوتا یہ ہے کہ جو سسٹم میں ہے اسی کے اوپر پہنچ جاتے ہیں, مطلب اسی کی ریٹ ہوتی ہے. جس میں سب سے مظلوم طبقہ تو سیلریڈ کلاس ہے جو کہ 100% ٹیکس دے رہا ہے, اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے جتنا بھی جو سلیب بڑھ رہے ہیں سلیب کم ہو رہے ہیں ٹیکس بڑھ رہا ہے, تو یہ صرف اور صرف سیلریڈ کلاس. اور اس سے یہ دیکھیں نا یہ
5x जो है वो इजाफा जी हुआ जी है। बिल्कुल, आप ये देखिए 555 अरब, ये सब मैग्नामस अमाउंट है ये। यानी अगले साल के, जैसे अभी आपने बताया कि एस्टिमेटेड 700 बिलियन है, तो ये तो मेजर स्पेनर आपका सैलरी हो गया। सही बात। यानी ये वो क्लास है कि जिसको खुद से अपने टैक्स पे करने पे कोई कंट्रोल नहीं है। उसका जो एम्प्लॉयर है वो टैक्स काटेगा और वो उसको तनख्वाह उसके अकाउंट में डाल देगा। और सबसे डरा हुआ वो है, सबसे ज्यादा सहमा हुआ वो है, सबसे ज्यादा वो टैक्स दे रहा है। और इस साल ये नया हुआ कि इन सब के पास जो है, इनके फोन्स पे मैसेजेस आए जी जी, कि तुमने क्रेडिट कार्ड पे खर्च किया। उसमें सितम ज़रीफ़ी, उसमें सितम ज़रीफ़ी, दर सितम ज़रीफ़ी ये है कि मुझे तो कोई नहीं मिला ऐसा जो कि इससे पहले टैक्स फाइलर नहीं था, या वो कि उसने कम टैक्स किया, उसको डिटेक्ट किया और उससे कहा कि भाई तुम जो हो, तुम ये स्पेंडिंग्स कर रहे हो, ये तुम्हारे एक्सपेंडिचर्स हैं, तुमने कैसे किया। ये सारा वो जो हैरेसमेंट हुई है या जो भी नोटिस आए हैं जिसमें लिखा होता है कि इस पे ये नहीं, ये उनको है जो कि सिस्टम में मौजूद, सिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, एक तो सैलरी क्लास का जो सबसे बड़ा अलमिया उनके लिए, उनका डिलेमा है कि अगर गलती से उनका कोई 25-50 हज़ार रुपये का रिफ़ंड है या लाख रुपए का रिफ़ंड है जो कि ओवर टैक्स कट जाए या दूसरे सोर्सेज से, तो वो रिफ़ंड तो नहीं देना। उनको रिफ़ंड के लिए यानी धक्के खा खा के वो मर जाएं, उनको रिफ़ंड नहीं देना। एफबीआर के पास नो रिफ़ंड पॉलिसी है। एफबीआर ये कहता है कि जी हमने रिफ़ंड देना नहीं है, वैसे वो हर महीने मगर करते हैं, वो रेवेन्यू में शामिल होता है। जी रेवेन्यू में शामिल, वो कहते हैं कि हम इतना इतना रिफ़ंड देते हैं। लेकिन मैं बहुत ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि अगर आज मुझे अपना जायज़ रिफ़ंड लेने में जाऊँगा, नहीं मिलेगा जनाब। और ख़बरें फिर दूसरी, और ये एसएमएस वाली आपने जो बात की, ये तो मैं परेशान हूँ। यानी इसमें मैंने ऐसा, जैसे आपने भी फरमाया, मैंने भी नहीं देखा कि किसी नॉन फाइलर को ये एसएमएस आया हो। अभी एसएमएस अच्छा एसएमएस भी आए तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी पोलाइट होनी चाहिए। आप उसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको लैंग्वेज पढ़ के अंदाज़ा होगा कि इसमें पोलाइटनेस के साथ साथ थ्रेड भी शामिल है। मसला ये है कि इनएक्यूरेट फिगर्स हैं उस एसएमएस में। अच्छा, यानी एक तो आपके पास तो सही फिगर आ रहा हो, लेकिन सही फिगर भी नहीं दे रहे वो। पता नहीं कहाँ से वो डेटा उठाया है, पता नहीं किसका डेटा किसको मैसेज कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इसकी सबसे पहले ज़रूरत क्या है। ज़रूरत उसको डराएं या उसको धमकाएं जो सिस्टम में नहीं है। जो सिस्टम है वो तो रिटर्न फाइल करेगा। भाई आपने क्रेडिट कार्ड पे ये स्पेंडिंग की है, अरे भाई वो टैक्स पेयर है आपका, मैं तो भर रहा हूँ ना, मैं तो उसको उसकी ड्राइंग दिखाता हूँ ना। अगर मैं कोई क्रेडिट कार्ड पे खर्च कर रहा हूँ तो वो तो मेरा पार्ट ऑफ द रिटर्न है। मुझे मेरे स्टेटमेंट में है ना, वो बैंक स्टेटमेंट में है। मुझसे क्या छुपाएंगे, क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट से पे होता है वो सारा। सही बात है। तो मुझे क्यों बता रहे हैं? इससे मुझे हैरेसमेंट हो रही है ना, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो यानी ये वो बता रहे हैं कि भाई हमारे पास इंफॉर्मेशन है सिर्फ टैक्स पेयर्स की। बताना मैं समझ रहा हूँ कि ये चाह रहे हैं, क्योंकि नॉन टैक्स पेयर का तो कोई डेटा है ही नहीं। इस वक्त जो मुल्क में अगर बादशाह है तो वो नॉन टैक्स पेयर है। ना उसका ऑडिट होता है, ना उसको कोई बैंक अकाउंट सीज होता है, ना उस पर कोई पेनल्टी लगती है, ना उस पर कोई डिफॉल्ट सरचार्ज लगता है, ना नोटिस आता है, ना उसको कोई नोटिस आता है, ना फोन पे मैसेज आता है, फोन पे मैसेज आता है। तो नॉन फाइलर क्या चैंपियन है इस मुल्क में या फाइलर चैंपियन है? होना तो फाइलर को चैंपियन चाहिए, इज्जत तो फाइलर की होनी चाहिए। लेकिन हमने चूंकि नॉन फाइलर को एक टर्म और एक लॉ में उसको समझ लिया कि भाई इससे डबल टैक्स, कटहरे में फाइलर है टैक्स, कटहरे में टैक्स पेयर है, कटहरे में सैलरीड क्लास है। बिल्कुल, जैसे आपने अभी फरमाया 2700 अरब कोटों में पड़ा हुआ है, सब फाइलर्स है ना, उन्हीं का मैटर फंसा हुआ है। अरे अच्छा, ये बेचारे, ये आ रहा है नोटिस टैक्स पेयर को जो कि टैक्स दे रहा है। तुमने क्रेडिट कार्ड पे इतना खर्च किया, तुमने उस दिन तुम्हारे बैंक पे ये हुई, वो उसके बैंक स्टेटमेंट अभी रिटर्न में उसके साथ आएंगे, एक एक चीज़, और उसके 20-20 साल से आ रही है जी, आ रही। एक एक चीज़ है, बोनाफाइड टैक्स पेयर है, 100% पे कर रहा है जी। अभी मैंने देखा कि जी फ्रॉड हुआ। क्या फ्रॉड हुआ जी? न्यू मेट्रो फुटवेयर में फ्रॉड हुआ है, और ये जो लूप होल एफबीआर के उसके सिस्टम में सामने आया। कितना फ्रॉड हुआ? 238 बिलियन रुपीस रेवेन्यू लॉस, 238 अरब रुपए का रेवेन्यू लॉस है इसमें। ये चीज़ें बिल्कुल पूरी सामने आई हैं। एक एफबीआर के ग्रेड 17 के ऑफिसर को घर भेजा गया है उसके जवाब में।
238 अरब रुपए का फ्रॉड है, वन फ्रॉड 238 रुपए का, ये अभी का, इस साल का। ज़रा हमें बताएं ना ये था क्या? ये बेचारे गरीब, ये टैक्स पेयर्स, ये सैलरीड क्लास, उनको SMS आ रहे हैं, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, और ये 250, 300 अरब रुपए का एक केस में फ्रॉड है। कमरान साहब, आपने बड़े खूबसूरत तरीके से बताया कि एक 17 ग्रेड के ऑफिसर को उन्होंने मेजर पेनल्टी देकर सिस्टम से निकाल दिया। उसके ऊपर कितने लोगों को ये क्या सिस्टम में एक अकेले आदमी की इतनी सकत थी कि वो 238 अरब रुपए का मुमकिन नहीं है ना। कोल्यूजन, फ्रॉड जब भी होता है वो कोल्यूजन के साथ होता है, उसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं, और वो फ्रॉड किया इसीलिए जाता है कि उसके पीछे इंटेंशन होता है कि एक्सचेकर को नुकसान हो जाए। अब ये होता कैसे है, ये सेल्स टैक्स के फ्रॉड्स क्यों होते हैं? अच्छा, ये है था क्या, थोड़ा अगर मुख्तसर बताएंगे? देखिए, ये फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइस के इनपुट्स थे। ठीक है। यानी वो इनपुट जो फॉर इंस्टेंस अवेलेबल नहीं था, उसको किसी ने क्लेम कर लिया। ठीक है। और क्लेम करके उसने आगे किसी को उसका टैक्स का बेनिफिट दे दिया। होता क्या है कि मैं अगर कोई भी सामान खरीदता हूं तो उस पर मेरा सेल्स टैक्स कट जाता है। तो जब मैं अपनी रिटर्न फाइल कर रहा होता हूं तो वो जो टैक्स कटा है उसको एडजस्ट करके बैलेंस पे कर देता हूं। अब हुआ ये कि यहाँ पे जो खरीदा तो गया ही नहीं, लेकिन टैक्स एडजस्ट कर लिया गया, पेपर ट्रांजैक्शन हो गई। ये आज आपने एक ऐसा इशू देखा है, ऐसे ये फेक एंड फ्लाइंग फॉल्सेस तो पूरा फैसलाबाद पूरा ये इंतहा भरे पड़े, और ये हजारों अरब रुपए का मामला, और ये सिर्फ सिस्टम की नाअहली है। ये सिस्टम में जो बैठे हुए अफसरान है, माजरत के साथ, ये उनकी नाअहली है, क्योंकि ये किए जाते हैं कनाइवेंस के साथ, और ये किए इसी तरीके से जाते हैं कि आप 2 साल 3 साल वो फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइस चल रही होती है, किसी को पता नहीं होता, और वन फाइन डे जब ये टाइम बार्ड होने वाला होता है इशू, तो फिर सब जाग जाते हैं कि अब पकड़ो इसको। ये तो 238 अरब का आया, तो उसमें एक पकड़ा, एक ग्रेड 17 के ऑफिसर के खिलाफ एक कार्रवाई हो गई। ये तो अभी 2-3 साल पहले की बात है। लाहौर में सीनियर लेवल पर सेल्स टैक्स के ऑफिसर ने मारपीट शुरू कर दी दफ्तर के अंदर, सेल्स टैक्स रिफंड में करोड़ों रुपए का लेन देन, उसका क्या अंजाम हुआ? बंदूक निकल आई। बंदूक भी निकल आई। देखिए, मसला ये है कि ये करप्शन अनफॉर्चुनेटली सिस्टम में इस तरह से बैठ गई है कि मुझे अपने जायज़ काम के लिए नाजायज़ चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस, अभी रिफ़ंड की बात हो रही है, तो अगर मैं रिफ़ंड लेने जाऊं तो अव्वल तो आपने अभी पहले भी जिक्र किया कि एक आम आदमी नहीं मिलेगा। अच्छा, अब अगर मिलेगा तो देयर इज़ अ फी अटैच टू इट एंड एवरीबडी नोज इट। यानी ये हम अंडर द कारपेट इसको नहीं कर सकते। ऑल्दो ताली ऐसे 2 हाथों से बजेगी, लेकिन मुझे मजबूर किया जाता है कि जब नहीं मिलेगा, चॉइस ये है कि पैसे दो या नहीं दो, या मुझे पैसा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। पैसे दूंगा तो मेरा जो ऑर्डर है वो मेरे हिसाब का होगा, वरना वो ख़राब कर दिया जाएगा। मसला ये है कि सिस्टम में इतनी ज़्यादा करप्शन है कि आप अपना काम सही तरीके से कभी भी नहीं करा सकेंगे। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन पहले ऑनलाइन हो जाती थी। अब उन्होंने लॉ में चेंज लेकर आए और उन्होंने कहा कि भाई एक ऑफिसर है LRO, लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई करने के बाद जो है अगर वो थिंग्स इन ऑर्डर होंगी तो आपकी नो ऑब्जेक्शन जाके रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। जहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन की अगर ज़रूरत हुई मैन्युफैक्चरर्स के केस में, क्योंकि उनकी प्रीमिसेस और इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा जाता है, तो वो होगी, अदरवाइज आपको रजिस्ट्रेशन मिल। 6 महीने से साल लग जाता है सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन नहीं होती। ओह माय गॉड। ये मैं सिस्टम में आना चाह रहा हूँ, टैक्स देना चाह रहा हूँ, तो अगर मुझे रजिस्ट्रेशन करानी है तो कई महीने पापड़ बेलने पड़ेंगे कामरान साहब, पापड़ बेलने पड़ेंगे। मैं लाइव केस इस वक्त हैंडल कर रहा हूँ, हर रोज़ फॉलो अप कर रहा हूँ, हर रोज़ मुझे बताया जाता है कि आज हो जाएगी, कल हो जाएगी। आज भी आपके इस प्रोग्राम में आते हुए मैंने फॉलो अप लिया तो मुझे पता चला कि भाई वो एप्लीकेशन जो थी वो फोल्डर में नहीं थी, फोल्डर में डाल दी है, अब उसकी NOC बनेगी, वो NOC फिर जाएगी और फिर कहीं अप्रूवल होगा। खुदारा, मैं इस मुल्क में टैक्स देना चाह रहा हूँ, मुझे आप सिस्टम में नहीं आने दे रहे। तो अच्छा, यही चीज़ मैं हाजा मिन फजले रब्बी करूँगा तो कहीं ना कहीं हो जाएगी।
अच्छा, पैसे भिजवाएं तो वो हो जाएगा, हो जाएगी। पैसे देके रजिस्टर, पैसे देके रजिस्टर हुआ फिर टैक्स दूंगा, यानी सितम ज़रीफ़ी मेरी है कि मुझे तो हर जगह जो है। अच्छा, इसी तरह से जब ये रिटर्न फाइल करने का ज़माना, जैसे कि अभी ये आखिरी दिन चल रहे हैं, जी, आम मैं सुन रहा होता हूँ आपकी कम्युनिटी के साथ और तमाम लोगों के साथ कि भाई तरीका तो यही है ना कि आप IRS पे जाएंगे, आप अपने फाइल करेंगे, ये सारी चीज़ करेंगे, ज़रूरत होगी MIS पे जाएंगे, वो करेंगे। आम मैं सुन रहा होता हूँ वो तो 1 हफ्ते से बंद है, वो 10 दिन से बंद है, वो MIS बंद है, अभी भी बंद था, फिर बंद हो गया है, फिर बंद लोगों ने गिन के बताया कि जी कि इस दौरान ये तो 80 दिन बंद रहा, ये 90 दिन बंद रहा, यानी कि वो सिस्टम जिसमें आप कर रहे हैं वो आम शाम बंद हो जाता है। जी, उसमें अपडेट होता रहता है, वो कोई वार्निंग नहीं देता कि हम कब अपडेट करेंगे, वो हमें नहीं बताते कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम IRS पे बैठे हुए काम कर रहे होते हैं और सिस्टम चलते चलते बंद हो जाता है, फिर जो डेटा हमारा डाला हुआ होता है वो गायब हो जाता है। कुछ ऐसे ये भी आता है कि वो मिस कैलकुलेशन करके ले आएगा। अच्छा, मैं वो तो आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया, मैं क्या क्या इसमें आपको बताऊं, मसाइल क्या हैं। मतलब अब आप फाइल करने बैठे तो क्या क्या सामने आएगा आपके? यू कैन एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। मिसाल के तौर मैं आपको बताता हूँ, पहले तो ये बताऊंगा कि लॉ रिटर्न से रिलेटेड क्या है। लॉ रिटर्न से रिलेटेड ये है कि 1 दिसंबर को रिटर्न का ड्राफ्ट आ जाएगा, यानी जो मुझे जुलाई में रिटर्न फाइल करनी है अगले साल के, तो 1 दिसंबर को ड्राफ्ट फॉर पब्लिक कमेंट्स आ जाएगा। 7 जनवरी तक मुझसे कमेंट्स लिए जाएंगे, यानी 38 दिन दिए जाएंगे मुझे उस फॉर्मेट के लिए, और मुझसे फिर वो उसमें से चेंजेस वेंजेस करने के बाद 31 जनवरी तक रिटर्न जो है वो पब्लिश्ड फाइनल हो जाएगा। ठीक है, सितम ज़रीफ़ी रिटर्न्स का फॉर्म, हाँ, जिसको भरना है जी, जिसको आपको जुलाई में 1 जुलाई के आपके पास अवेलेबल होगा, और वो 7 महीने पहले आपके पास आप देख चुके 5 महीने पहले वो फाइनल हुआ पड़ा होगा, यानी आप तैयार हो सकते हैं अपने। हमारा रिटर्न का फॉर्म आया 18 अगस्त, जो कि 1 दिसंबर को आना था, ड्राफ्ट आना था, और 31 जनवरी तक फाइनल हो जाना था। ठीक है, आया 18 अगस्त को फाइनल होकर, यानी कि जबकि रिटर्न की फाइल होने की तारीख में 48 दिन गुजर चुके। जी, ये सितम ज़रीफ़ी है। उसके बाद जितने फॉर्म्स आज तक हमने भरे हैं, वो जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म आया है वो नहीं भरे हमने, क्योंकि उसमें चेंजेस होते रहे हैं। लॉ ये कहता है, इनकम टैक्स का कानून ये है कि जो फॉर्म है वो लॉ का पार्ट बनेगा, इसलिए वो एक SRO के तहत नोटिफाई और पब्लिश किया जाता है, ताकि उस फॉर्म को चेंज ना कर लेना, वरना तो मैं अपनी मर्जी का रिटर्न फाइल करूं, आप अपनी मर्जी के फॉर्म पे फाइल करें, तो यूनिटी के लिए क्या होगा, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए क्या होगा कि एक फॉर्म नोटिफाई होगा। अब वो नोटिफाई हो गया 18 को, लेकिन आज उसकी हैयत ही बदली हुई है, चेंजेस हो रहे हैं उसमें। अच्छा, ये अभी एक खलबली बच गई थी बीच में, मिसाल के तौर पे इस तरह की कि जो आपको अपनी वेल्थ फाइल करनी है उसकी आप मार्केट वैल्यू लिखे और एक हंगामा हो गया, 3 दिन बाद वो वापस हो गया, इस तरह की सरप्राइजेज। और ये तो एक बड़ा, यानी ये हिस्टोरिक मैं कहूँगा ये हुआ है इस दफ़ा। देखिए, जो फॉर्म नोटिफाई हुआ उसमें एक कॉलम था कि करंट एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू डालनी है हर एसेट की, चाहे वो इमोबल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हो। सिर्फ बैंक अकाउंट छोड़ दिया था उन्होंने, बाकी हर चीज़ की उन्होंने करंट मार्केट एस्टिमेटेड वैल्यू, और उसमें लिखा हुआ था कि ये हम जो है सिर्फ एक एनालिसिस पर्पसेस के लिए ले रहे हैं और इसका कोई आपके अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होगा, ये फॉर्म में लिखा हुआ है। तो 18 अगस्त से क्यों नहीं था ये, क्यों जाके यानी 18 से 27 तारीख को, ये 27 सितंबर को आया, 18 अगस्त को फॉर्म नोटिफाई हुआ, 18 अगस्त से 31 अगस्त, 31 अगस्त से 26 सितंबर इसका कॉलम नहीं था रिटर्न में, यानी जो 26 उससे पहले कर चुके थे ने तक जिन्होंने भी रिटर्न्स फाइल किए वो ड्राफ्ट यानी जो नोटिफाइड पब्लिश्ड रिटर्न है उसके खिलाफ फाइल किए। 27 तारीख को रात को 12 बजे, यानी 26 तारीख खत्म हुई, रात को 12 बजे जो 27 तारीख शुरू हुई, ये कॉलम इनेबल हो गया। अच्छा, अब ये है एस्टिमेटेड करंट मार्केट वैल्यू। इससे हमने अंदाजा किया यार जो भरे उसका भला, जो ना भरे उसको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपने उस फॉर्म को लॉक कर दिया कि जब तक ये नहीं भरोगे फाइल नहीं होगा, रिटर्न फाइल नहीं होगा। तो इस पे हुआ हंगामा। 2 दिन के बाद
प्राइम मिनिस्टर साहब की डायरेक्शंस पे इसको ख़त्म कर दिया गया। तो हम समझ रहे थे कि इसका भी नोटिफिकेशन इशू करेंगे, लेकिन आज तक वो नोटिफिकेशन भी नहीं है। तो इसका मतलब है हम आज भी इलीगल फॉर्म भर रहे हैं, आज भी इलीगल रिटर्न फाइल। प्रॉब्लम ये है कि आपने चीज़ों को, जब आपकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होंगी तो आप सिस्टम या जो प्रोसीजर्स हैं उसको फॉलो नहीं करेंगे। आज हम आपके प्रोग्राम में मैं बैठा हुआ, मैनुअल इनकम टैक्स रिटर्न नोटिफाई नहीं हुआ है। जिनको मैन्युअली अगर भरना हो, जिनकी 10 लाख रुपए से कम की इनकम है, उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो ऑनलाइन ना भरें और वो हाथ से रिटर्न भर के जमा करा दें। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जिसका रिटर्न हर साल नोटिफाई होता है, वो आज तक नोटिफाइड नहीं है। तो हमसे तो ज़बरदस्ती इलीगल काम करवाया जा रहा है। और जब ये इलीगैलिटीज़ को आप देखेंगे तो आप खुद परेशान हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि सिस्टम में इतनी चैलेंजेस हैं। हमने रिटर्न फॉर्म खोला तो प्री फिल्ड कुछ चीज़ें हमें कॉलम्स भरे हुए नज़र आए। अब फॉर इंस्टेंस जैसे सिस्टम ने बताया कि मेरा जो है 10 लाख रुपए का टैक्स कटा हुआ है, उसके अगेंस्ट में रिसीट्स बता दी। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा अब एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है जहाँ से ये CPR नंबर मिलते हैं जिसके तहत ये टैक्स पे होता है। मैंने कहा यार वहाँ से चेक करूँ कि ये इन्फॉर्मेशन उससे मैच कर रही है या नहीं। तो वो इन्फॉर्मेशन उससे मैच नहीं कर रही। तो अब मैं कौन सी इन्फॉर्मेशन को सही समझूँ? MIS को सही समझूँ या टैक्स रिटर्न को सही समझूँ? इसकी एविडेंस है, इस पे ऑफिसर रिलाय करेगा, ऑफिसर कहेगा यार इसकी तो तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है, तो मैं तो परेशान ही रहूँगा। तो ये IRS में इतने परेशानियां हैं, इतनी चैलेंजेस हैं। टैक्स रेट लिखा हुआ है कि भाई इतने कैपिटल गेन पे 10% टैक्स कटेगा और लिखा हुआ है 10%, लॉ फॉर्म में लिखा हुआ है। जब हम डालते हैं उसमें अमाउंट तो 15% कैलकुलेट कर रहे हैं। अरे भाई ये क्या तरीक़ेकार है? इसका मतलब है आपने फॉर्म को सही से चेक ही नहीं किया है, अभी तक सही नहीं किया। अच्छा, ये कि भाई के इस मुल्क में जहाँ पर के एक्टिव टैक्स पेयर, सब्सटेंशियल टैक्स पेयर्स की तादाद 25 करोड़ में 25-30 लाख से ज़्यादा की नहीं होगी, जिसमें इस बेचारे ये सैलरीड क्लास के लोग हैं, सबसे ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट है कि आपके लिए ये सहूलत है, आपके लिए ये इज़्ज़त है, या आपकी तकरीम है। हुकूमत पाकिस्तान आपकी इस चीज़ को बड़ा तस्लीम करती है और अफसोस का इजहार करती है कि हम दुनिया में आपसे सबसे ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं, आपको कोई सहूलत नहीं दे रहे, मगर उसके लिए कोई इंसेंटिव या उसके लिए किसी किस्म की कोई सहूलत, किसी किस्म का कोई निज़ाम वो बिल्कुल नहीं है। खान साहब, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ऑडिट भी मेरा ही होगा, आपका होगा, पेनल्टियाँ भी मुझे और आपको लगेंगी, डिफ़ॉल्ट सरचार्जेस भी मुझे और आपको लगेंगे, बैंक से भी मेरे और आपके पैसा निकाला जाएगा। चूँकि हम टैक्स पेयर्स हैं, इसकी सज़ा है, कोई रिकग्निशन नहीं है। मुझे जब रिफ़ंड नहीं दे रहे 4-4 साल से तुम, तो मेरा क्या रिकग्निशन? अगर मैं ऑनेस्टली इस मुल्क में काम करना चाहूँ या अपनी टैक्स रिटर्न को फाइल करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता। आपने कहा कि जो इंडिविजुअल यानी छोटा बिजनेस है, जैसे मैं इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर हूँ, तो अगर मैं महीने का 9 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो मुझे 50% टैक्स देना है। उसके बाद मुझे 1% मतलब कारोबार तो आप कर ही नहीं सकते। वो कौन सा काम है जिसमें कि आप इस तरह का कोई मुनाफा कमाएं? हाँ, जरा सा बताइए कि जो मैं आपको बताऊं, 49.5% मुझे इनकम टैक्स देना है, 1% मुझे जो है वो 7E देना है, और अगर मेरे पास फॉरेन एसेट्स हैं तो 1% CVT देना है, और अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो 2% WWF, 5% WPPF, तो 49.5, 50.5, 51.5, 53.5, 57.5। फिर उसके अलावा अगर मुझे कोई पेनल्टीज़ और डिफ़ॉल्ट, यानी मुझे 60% टैक्स देना है इस मुल्क में। सेल्स टैक्स बाद में, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। 100 रुपये कमाने के बाद एक्सचेकर को अगर मैं समझता हूँ कि चलें 55 रुपये भी मुझे देना है तो 45 टेक होम है। उसके बाद पेट्रोल में लेवी देनी है, मोबाइल पे टैक्सेस देने हैं, इलेक्ट्रिक पे टैक्सेस देने हैं, गैस पे फ़िलहाल नहीं है टैक्स, कमर्शियल होता तो उस पर भी टैक्स देना होता। हर चीज़ पे टैक्स दे रहा हूँ। उसके बाद भी फिर अगर प्रॉपर्टी दोबारा नहीं ख़रीदता हूँ फिर उस पर दोबारा टैक्स देना है।
यानी वो टैक्स पेड मनी से अगर कोई प्रॉपर्टी गलती से खरीद ली तो उस पर फिर टैक्स देना है। यानी कोई मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम गोया कि आपको कोई हैरानगी नहीं है जब आपने देखा कि ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल चला गया या शेल चला गया या जो भी पाकिस्तान के टॉप एंड टेलीनॉर ने कहा कि हम जा रहे हैं, एक के बाद एक गए, तो आपके लिए तो बिल्कुल सिंपल बात उसकी वजह है ना, उसकी वजह है क्योंकि हमने इतने हाई टैक्सेस रखे हुए हैं कि वही चीज़ स्मगल होकर सस्ती मुल्क में मिलती है। स्मगलिंग को हम नहीं रोक पा रहे। उसकी वजह ये कि इतने हाई टैक्सेस हैं, स्मगलिंग कंड्यूसिव है नहीं। और या वो इस स्मगलिंग के अलावा अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है ना, जहाँ पर वो अपने आप को डॉक्यूमेंट ही नहीं कर रहा, उसको कोई टैक्स नहीं देना, तो उसके मैं एग्जाम्पल देता हूँ ना कामरान साहब, ये मग आप और मैं दोनों बनाते हैं, ठीक है जी। इस मग की कॉस्ट है हमारी दोनों की 80 रुपये और दोनों बेचते हैं 100 रुपये का। आप इसको, चूंकि आप सिस्टम में सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, आप इसको 118 रुपये का बेचिएगा, मैं इसको 100 रुपये का, चूंकि मैं सिस्टम में रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मुझे कोई पकड़ता भी नहीं है, मैं 100 रुपये का बेचता हूँ, तो आपके कैमरामैन किससे खरीदेंगे? ये 100 रुपये वाले से खरीदेंगे। तो अब आप मुझे सिस्टम से कम्पीट कैसे करेंगे? यहाँ से फ्लाइंग इनवॉइस का सिस्टम शुरू होता है कि बहुत सारी फ्लाइंग इनवॉइस, फिर आप उस 18 रुपये तक की इनवॉइस खरीदने पे मजबूर हैं क्योंकि सिस्टम फोर्स कर रहा है। फिर आप वो 18 रुपये की नहीं, आप 36 रुपये की इनवॉइस खरीदते हैं क्योंकि आपको मुझे फिर सिस्टम से बाहर निकालना है। तो ये जो फ्लाइंग इनवॉइस जब भी इस्तेमाल होगी वो इस वजह से इस्तेमाल होगी जो हमने शुरू में बात की थी कि इक्विटेबल टैक्सेशन नहीं है पाकिस्तान में। ज़्यादा टैक्स, इतना ज़्यादा है जो टैक्स दे रहा है, और जिसके ऊपर टैक्स नहीं है उसके ऊपर बिल्कुल ही टैक्स नहीं है, तो वो तो स्कॉट फ्री है ना, इस वक्त तो घूम रहा है, फिर रहा है, मज़े से घूम रहा है। अभी बड़ा आपने भी सुना होगा कि FBI जो है उसने कोई 200 लोगों की टीम बनाई है जो सोशल मीडिया पे बैठ के जो लोग शादियों पे अपनी तस्वीरें दिखा रहे हैं या जो उसको अब वो करें। अब ये नौबत आ गई है हम पे। भाई खुदारा फोकस ठीक करें, आप जाइए बिजनेसेस पे विजिट कीजिए, AC वाले कमरों से बाहर निकलें और जो सिस्टम में नहीं है पहले उन्हें रजिस्टर करें, ताकि कम से कम जो सिस्टम में टैक्स है उसको कुछ तो सुकून मिले कि यार चलो मुझ पे नहीं दूसरों पे भी कोई हाथ डाल रहे। तो जो टैक्स टू GDP बढ़ेगा असल, वो वहाँ से बढ़ेगा, हमसे नहीं बढ़ा सकते ना। हमसे कितना बढ़ाइएगा? अगले साल फिर आप और टैक्स रेट बढ़ा देंगे, फिर GDP का टैक्स बढ़ जाएगा, रेशो आपका। बहुत शुक्रिया जनाब ज़ीशान मर्चेंट हमारे साथ थे, साबिक़ सदर कराची टैक्स बार एसोसिएशन, मुस्तनद माहिर टैक्स अमूर के, और मौजू था सैलरीड क्लास, पाकिस्तान का तनख्वाहदार तबका बेड़ा गर्क हो गया, उसका क्रश्ड कम्प्लीटली जो उनका हाल है। एक टैक्स स्लॉटर है जो कि हम देख रहे हैं, और इस वक्त FBR का यानी कि जो हमारे रेवेन्यू अर्निंग है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, उसका सबसे बड़ा सुतून ये टैक्स वो लोग हैं जो बेचारे मुलाजमत करते हैं, और पाकिस्तान के अरबों खरबों रुपए कमाने वाले कारोबार इस टैक्स निज़ाम के कुछ छू के भी नहीं गुजरते। ये यही मुमकिन है।